फिजिक्स में ना जो क्वांटिटीज होती हैं, जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते कि बंदा के अभी ज़रब दे रहे भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, सोचना पड़ता है। फिजिक्स की क्वांटिटीज को जब मल्टीप्लाई करते हैं, दे डिफाइन सर्टेन डेफिनेशन। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, बाद में इसकी हम डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट। जैसे बेटा मसलन फॉर इंस्टेंस हम लोग कहते हैं वर्क की डेफिनेशन क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन वर्क? सोलह वर्क की डेफिनेशन क्या है पता है? मैट्रिक की बुक में जो वर्क की डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है force in the direction of the displacement. If a body is displaced in a certain direction, ये बॉडी है देखो फिगर में नजर आ रही है, इसको आपने किसी डायरेक्शन में इस तरह करके चलाना है, इस तरह, तो ये अगर ये फोर्स तो इससे ऊपर अप्लाई हो रही है, इधर जा रही है फोर्स, तो उसमें लिखा हुआ है फोर्स जो कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में अप्लाई कर रही हो, वो और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। तुम्हारी बुक में नहीं लिखा हुआ, क्लियर नहीं किया हुआ, फिजिकल इंटरप्रिटेशन जाली के सबकी बनाई हुई है। जब 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 किसी फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द लाइन निकालते हैं, ऐसे लाइन के साथ, उसको एफ कॉस थीटा कहते हैं। ये भी याद रखें, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को रट्टे नहीं लगाने, बल्कि सोचना है कि जो कंपोनेंट जिस लाइन के साथ वो वेक्टर एंगल बना रहा होता है, उसके साथ उसको लिटा दे ऐसे पकड़ के, उस कंपोनेंट का नाम होता है एफ कोसाइन थीटा। दूसरा नाम आज आप पढ़ेंगे, अगर ऊपर से टॉर्च से रोशनी डाले इसके ऊपर, ये उसका साया है। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर अपॉन डी वेक्टर। तो बेटा ये यहाँ पे तुम्हारे लिखा है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन में लिखा हुआ है किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर, और दोनों के प्रोडक्ट का नाम डॉट प्रोडक्ट होता है। ये तो रट्टा लगवाया हुआ है, यहाँ पे ए वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे बी वेक्टर। मैं आपको असल बात बता रहा हूँ। असल बात ये होती है कि फिजिक्स की रूह से, फिजिक्स के लिहाज से ये क्या डेफिनेशन है। फिजिक्स के लिहाज से तो कहा ये हुआ है कि इस बॉडी के ऊपर वो फोर्स अप्लाई करनी चाहिए जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है। वो फोर्स कैसे निकालते हैं, इस फोर्स को मैंने बहुत दफा बताया हुआ है। बताओ ना सोलियस का क्या कंपोनेंट होगा, हाउ कैन वी फाइंड आउट द कंपोनेंट अलोंग डी, बताइए। तुम लोग म्यूट होके बैठ गई हो, बोलो ना, अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ, शाबाश, अनम्यूट हो जाइए और मुझे बताइए इसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन क्या होगा, बोलो बेटा, अलीमा आप बोलिए, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? बेटा बहुत अच्छा आना चाहिए, बहुत अच्छा आना चाहिए, बोलिए। देखो देखो मैं बताता हूँ फिर से आपको, इस मैंने आपको बहुत दफा समझाया है, इस फोर्स को पकड़ लेते हैं यहाँ से देखो पकड़ लेते हैं इसको, जिस तरफ एंगल बन रहा है उस तरफ इसको रोटेट करते हैं ऐसे, या इसको लिटा देते हैं ऐसे, इसको कहते हैं कंपोनेंट अलोंग द लाइन, और वो होता है कोसाइन थीटा, इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई आज, कि प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। अगर हम टॉर्च से रोशनी डालें, ऊपर से वर्टिकल रोशनी डालें, तो यहां से लेकर यहां तक इसका साया बन रहा हो। ये बेटा ये समझ जाओ बात, आपकी बुक में तो ए बी वेक्टर लिखे हुए, कुछ समझ नहीं आता, तो ये बन जाता है एफ कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डी। ये मैंने लिखा है देखो, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी वर्क होता है, ये आ जाता है एफ डी कॉस थीटा। इस चैप्टर में इस प्रोडक्ट का नाम हमने रखा हुआ है एफ डॉट डी। एफ डॉट डी का क्या मतलब होता है, स्केलर प्रोडक्ट। हमें समझ आया तुम्हें बेटा? ये मैं जो बता रहा हूँ,
फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। तीसरी बात है, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं बता रहा कि इस फोर्स का प्रोजेक्शन निकालते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब है कंपोनेंट अलोंग द अदर लाइन एफ कॉस थीटा होता है हमेशा इनटू डी। इसको अगर बेटा एफ डॉट डी किसके बराबर होता है? एफ का मैग्नीट्यूड जरा डी का मैग्नीट्यूड जरा कॉस थीटा, ये इसकी डेफिनेशन। अच्छा बताओ साइन जीरो क्या होता है? बेटा साइन जीरो का पता है आपको? जीरो। बिल्कुल सही, साइन जीरो भी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। मगर जब इधर देखो ये वाला एंगल जब जीरो हो जाता है, ये वाला एंगल जब जीरो कैसे होता है बताओ? मैं आपको जीरो करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से इस वेक्टर को पकड़ते हैं ऐसे करके और ऐसा ऐसा करके ना नीचे लेते, देखो एंगल छोटा होता जा रहा है, एंगल बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। अब बहुत छोटा नहीं बन गया, ये जीरो हो गया। ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये देखो ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है। ये देखना अब इसकी कीमत छोटी होती जाएगी जब इसका एंगल अब जीरो करेगा ना। ये देखो परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, बहुत छोटा हो गया डॉटेड लाइन। अब ये और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, ये जीरो। What I made over there is that when theta becomes equal to 0, perpendicular is equal to 0. Hypotenuse remains the same. तो 0 over anything is 0. ये प्रूफ है बेटा इसका। ये मैंने आपको जो करके दिखाया है ये इसका प्रूफ है कि जो साइन जीरो है वो जीरो होता है। एक पक्का याद रखना होता है, साइन जीरो और 90 इंटरचेंजेबल होते हैं। साइन जीरो बेटा जीरो होता है, साइन 90 1 होता है। बड़ी से बड़ी कीमत साइन की 1 होती है, जीरो पे छोटी से छोटी कीमत जीरो होती है। कॉज का भी उल्टा हिसाब होता है। बस एक याद कर लो ना, ये वाला याद कर लो पक्का, ये वाला, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको आपने पक्का जहन में रख लेना, सारा कुछ याद हो जाता है। व्हाट इज साइन जीरो? बोलो बोल दो, अनम्यूट हो जाओ। साइन जीरो जीरो। शाबाश। साइन 90 जीरो नहीं होगा क्योंकि साइन जीरो वन। जीरो नहीं, साइन 90 1 होगा। साइन जीरो याद है? तालिया बैठी है कि गायब हो गई है? तालिया आप बोल नहीं रही बेटा। तालिया की पता नहीं नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। सोलिया का नेट प्रॉब्लम होता है। अच्छा बेटा, व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। जीरो। तो कॉस जीरो फिर जीरो नहीं होगा। व्हाट इज कॉस जीरो? 1। वन। कह रहे हो सिर्फ एक याद कर लो तो ये 4 याद हो जाते। मैंने आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये वाली, इनको याद करवाना है, आईडिया से याद करवाना है ताकि आप सारी उम्र इनको याद रख सकें। मैंने क्या बताया बेटा? सिर्फ साइन जीरो जीरो होता है, तो कॉस जीरो फिर जीरो नहीं होगा, क्या होगा? 1। वन। कॉस जीरो 1 है तो कॉस 90 1 नहीं होगा, तो क्या होगा? जीरो। ये जीरो जीरो। और साइन, ये सारा कुछ अभी भी यूज होगा, ठीक है? दिस विल ऑल बी यूज्ड राइट नाउ आफ्टर सम टाइम, so that you must take care of this thing, everything. अच्छा बेटा, अब नाउ वी लुक एट द फॉर्मल डेफिनेशन। फिर से मैं बताता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट फिजिकल क्वांटिटीज का कि जवाब एक स्केलर आए। वर्क एक स्केलर होता है इसलिए उसमें डॉट प्रोडक्ट डालते हैं। यहाँ तो ए बी लिखते हैं, ए बी से क्या पता चलता है? देखो द स्केलर प्रोडक्ट, अब मैथमेटिकली कैसे डिफाइन, मैंने आपको बताया जनरल बात, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दो फिजिकल क्वांटिटीज का ऐसा होता है कि इसके प्रोडक्ट में आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ तो सीधा लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिखा हुआ है डिफाइंड बाय ए डॉट बी, बीच में डॉट डालते हैं बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बेटा ये फॉर्मल डेफिनेशन है, ये आपने पक्की याद रखनी, ये आपने फॉर्मल डेफिनेशन को पक्का याद रखना है। व्हाट इज ए डॉट बी? आपने बता रहे व्हाट इज ए डॉट बी? बोलो, बोला करो ना ताकि याद हो जाए पक्का पक्का। व्हाट इज ए डॉट बी?
बेटा ए बी कॉस थीटा, ये ए है ना, इसके ऊपर वेक्टर का निशानी है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द, और हमेशा के जो एंगल थीटा बन रहा होता है इसकी भी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन, ये जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये एंगल बन रहा है, इसकी भी डायरेक्शन होती है। हाउ कैन वी हैव द डायरेक्शन? अगर ए डॉट बी लिखा है तो इसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर होती है। इसको देखो, ये है ना, ये यहां से चले जाते हैं, इसमें डायरेक्शन भी लगा सकते हैं ऐसे करके। ये देखो डायरेक्शन सही हो गई है, ये बेटा डायरेक्शन मैंने लगा दी है तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए। फ्रॉम, इस डायरेक्शन इज फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर। हाउ नाइस एंड सिंपल इट इज। इट इज टू बी केप्ट, अभी तो इसमें तो यूज नहीं होती, लेकिन अगले आर्टिकल में ये बात भी यूज है कि डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है। देखो ये लिखा हुआ है फिजिकल इंटरप्रिटेशन, लिखा हुआ है फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अब कोई बच्चा बता सकता है फिजिकल, कुछ ऐसी डेफिनेशन होती हैं फिजिक्स की जिनमें बी के प्रोजेक्शन को ए के प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मसलन मैंने आपको क्या मिसाल दी है, वर्क की मिसाल दी है, वर्क की मिसाल दी है। ये देखो एफ की प्रोजेक्शन एफ कॉस थीटा को डी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो एफ कॉस थीटा इंटू डी यानी एफ डी कॉस थीटा यानी डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। इसको फिजिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। रिप्रेजेंट द वेक्टर ए एंड बी एट द पॉइंट हो, इट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी किसके बराबर होता है? अगर ए है ना बेटा, ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए क्या होगा बताओ? सब लोग म्यूट होके बैठ गए हो, अनम्यूट हो जाओ, क्या होगा बोलो? बी का प्रोजेक्शन अपॉन ए क्या होगा बताओ? ये फासला होगा ओ से लेकर सी तक, क्या होगा बोलो बी बेटा? कॉस थीटा। बी कॉस थीटा, शाबाश। बी को जब नीचे लाते ना बेटा, बी को घुमा के नीचे, तो बी कॉस थीटा, ये तो ये पढ़ा मैं वैसे ही। तो बी कॉस थीटा टू, ये मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि आई कैन थिंक, मुझे पता है कि ये बार ऐसा लगता है रट्टा लगा लो, इसमें क्या रट लो, लेकिन बेटा ये बात आपने बहुत अच्छी समझ रही है, इसीलिए मैंने आपको वर्क की एग्जाम्पल दी। अच्छा, प्रोजेक्शन निकालते कैसे? जो बी वेक्टर है ना, इसका सिर्फ ये है ना हेड, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दूसरी लाइन के ऊपर। वैसे तो इसका नाम भी रखना चाहिए था, सी पॉइंट है ये, ओ का सी से फासला प्रोजेक्शन कहलाता है, उसकी कीमत बी कॉस थीटा होती है। अगर ए, क्या तरीका होता है, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये फासला आ जाता है। अगर कोई बंदा कहे ए से प्रोजेक्शन निकालो बी के ऊपर, तो क्या करोगे? ए से परपेंडिकुलर, ये देखो ये हुआ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बी के ऊपर। अब ए को पकड़ के घुमाना है इधर लाइन की तरह। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अच्छी तरह, अच्छी तरह बेटा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छा। ये देखो यहाँ पे ना, ये देखो ये ए है ना बेटा, इसका प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? इसको इस एंगल के साथ घुमा के लाइन, ये इसका प्रोजेक्शन, इसकी कीमत है ए कॉस, जिसको घुमाते हैं दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं वो, ये देखो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये वाला असल में ए कॉस थीटा है। इसलिए मैं एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट नहीं कह रहा, कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी वेक्टर, ए कॉस थीटा, ये बी वैसे पड़ा हुआ है, दोनों के मैग्नीट्यूड ले लें, इसको लिखना है बी इंटू ए कॉस, ये लिखा है बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी। ए का प्रोजेक्शन बी में क्या होगा? ए कॉस थीटा। बेटा देख लो, इसको अरेंज करके लिख लो, ए पहले, ये तो आम नंबर जरब करें, ए बी कॉस, तो दोनों बराबर हो गए। देखो वन रिजल्ट और टू रिजल्ट इक्वल आ गए ना बेटा, हम कह सकते हैं कि ये दो रिजल्ट बराबर है, वन और टू, इसलिए ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। ये साबित हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये वाली बात भी बेटा क्लियर होनी चाहिए कि ये प्रूव हो गया। देखो तो इस तरह लिखने को पता क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए का मतलब है दे ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। पहली बात ही उसने ये लिखी हुई है, करेक्ट। अब लिखा हुआ है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट।
सबसे पहले लिखा हुआ है द प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये तुमने बाकायदा प्रूव करना है। ए डॉट बी क्या होता है कि आप लिख सकती हैं बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, यानी ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी, या लिख सकते हैं बी डॉट ए का मतलब कहता है बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए, तो ये वही लिखा हुआ है, मगर ये दोनों रिजल्ट बराबर है, तो 1 और 2 इम्प्लाइज ये दोनों ए डॉट बी बराबर है। आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, बी डॉट ए का मतलब बी पहले लिख लो, बी ए कॉस थीटा, ए डॉट बी का मतलब ए पहले लिख लो, ए बी कॉस थीटा, ये भी चलो अच्छी बात है। ऊपर भी ऐसे याद रख सकते हैं, ऊपर भी ये लिखा हुआ है, देखो बी डॉट ए, ये बी डॉट ए लिखा ना, बी पहले लिखा है बाद बी ए कॉस थीटा, मगर इसको अरेंज करके लिखे तो ये भी कॉस थीटा बनता है। इसका मतलब है ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये इम्तिहान में बहुत आता है बेटा, डिफाइंड डॉट प्रोडक्ट एंड राइट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे आ जाता है। फिर आपने अपनी मर्जी से लिखना है कि दिस प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। फिर कहने अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो क्या था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका दरमियानी एंगल क्या होगा बताओ। अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर तो थीटा क्या होगा? जी बेटा 90 डिग्री। 90 डिग्री, शाबाश। बाकी बच्चे भी बोला करें बेटा, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होगा, यही लिखा हुआ है बस। व्हाट इज साइन 0? 0 0 व्हाट इज कॉस 0? 1 शाबाश। व्हाट इज कॉस 90? 0 0। जब बेटा कह देते हैं ना कि साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, अब कॉस 0 तुम्हें पता चल गया 1 है, अब तुमने ऐसे सोच रहे हैं कॉस 91 नहीं हो सकता, वो तो कॉस 0 हो गया, तो 0 होगा। तो टू बी वेरी डेफिनेट अबाउट दैट, ये देखें ये तो आपके लिए बात ही कुछ नहीं है। अगर ए और बी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90 डिग्री का होता है, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री लगा तो थीटा तो 90 डिग्री है, मगर कॉस 90 तो 0 होता है। अभी मैंने बताया आपको, मैं नहीं चाह रहा आप बिल्कुल रट्टा लगाए, सिर्फ साइन 0 याद कर लो, बाकी आपको वैसे ही याद हो जाएगी। साइन 91 होता है तो इसलिए कॉस 90 0 होता है, तो ये 0 जवाब आ गया। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है कि अगर कोई बंदा कहे ना प्रूव करो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, उसका जवाब 0 आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि दो वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हामिद तुम्हें आई जे के का पता है? आई जे के का तुम्हें यूनिट वेक्टर का पता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका अपना मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो आई जे और के है 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखो ये मैंने फिगर भी आपकी यहाँ पे आर्टिकल के साथ बना के रखी है, हर बच्चा हर वक्त याद रखे कि कमरा होता है ना बेटा, कमरे का कोना है ये वाला, एक किनारा नीचे फर्श का किनारा ये है, एक किनारा ये है, कमरे की हाइट ये बीच वाला एज जाहिर करता है, तो ये स्पेस बन जाती है। स्पेस में 3 डायमेंशन होती है, लंबाई, चौड़ाई और हाइट। एक नीचे वाला एज बताते हैं बेटा मैथमेटिक्स में, पहले जमाने में फिजिक्स में एक्स ये और वाई ये बनाते थे, फिर दुनिया भर में एक्स को ये बनाते नीचे, और फर्श को एक्स वाई प्लेन बनाते, हाइट को जेड एक्सिस बनाते। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होती है। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर, हलीमा बेटा आई हेड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 1 होता है, शाबाश। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आई हेड? ये बना हुआ है ना, बताओ। x axis हाँ ना, कहो ना, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। बेटा हर वक्त याद रखना। जे हेड क्या होता है? अ यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस।
चलिए बोलो ना, व्हाट इज जे? इट इज a unit vector in the positive direction of the, हमें तूने बताया के एड क्या होता है? What is Sir, K a unit vector in the positive direction of the of z axis? शाबाश, वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा बताया भाई, वाह भाई वाह। और तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये याद रखना है। अच्छा, अब ये बताओ कि आई डॉट जे क्या होता है? ये मैंने पूरा हल करके लिखा हुआ है, बुक में ऐसे एक्सप्लेन करके नहीं लिखा हुआ। देखो बेटा, आई डॉट जे का मतलब है आई का मैग्नीट्यूड ज़रब जे का मैग्नीट्यूड ज़रब कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ऐसे याद करना है। व्हाट इज आई डॉट जे? बोलो आप। आई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई जे का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड जे। आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस है। दोनों का दरमियानी एंगल क्या होता है? 90 डिग्रीज। जे और के का क्या होता है? उनका भी 90 डिग्रीज। के और आई का क्या होता है? उनका भी 90 डिग्रीज। इसलिए तीनों के तीनों प्रोडक्ट आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई 0 होता है। सब पे कर रहे हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्या होता है बताओ? When two vectors are parallel, when the angle between them is 0. दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं बताइए? ये वाला एफ डी के पैरेलल कब होगा बताओ? जब ये एंगल जो है, मैं यहाँ पर करता हूँ ना बेटा, इसको ऐसे देखो, ये ऐसे करके लिखा दिया ऐसे। अब हम कहते हैं एफ वेक्टर, ये एफ वेक्टर है, इसको आप चाहे तो उठा के इधर रख दो ऐसे, ये पैरेलल रहेगा। ये एफ वेक्टर है देखो, और ये डी पैरेलल है ना। वेक्टर्स को Yes. यहाँ से उठा के मर्जी रख सकते हो, इसको उठा के इसके साथ भी रख सकते हो, ऐसे नीचे भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो। इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इनको पैरेलल कहते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ले ले होते वो पैरेलल ही है, मगर उसका नाम होता है एंटी पैरेलल। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल बताओ? their magnitude are equal. व्हेन एंगल बिटवीन देम इज, और देखो ना एंगल मैंने बना के दिखाया, And their magnitude are एंगल बिटवीन देम इज 0, है ना? When two vectors are parallel, when angle between them is 0. 0. ये बेटा देख लो फिगर में मैंने बताया है, ये सीधी हो गई फिगर। ये देखो दोबारा अपनी असली हालत में आ गई। इसको पकड़ के रोटेट करो, थीटा को 0 कर दो, तो एफ वेक्टर अलॉन्ग डी वेक्टर हो जाएगा, दो वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। व्हेन थीटा विल बिकम इक्वल टू 0। तो ये लिखा हुआ है ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा अगर थीटा 0 हो, बस। पैरेलल हो तो थीटा 0 होता है, एंटी पैरेलल भी पैरेलल ही होता है, थीटा 180 डिग्रीज हो सकता है, लेकिन काफी है 0। कॉस 0 क्या होता है? व्हाट इज कॉस 0? One. शाबाश, One. बस ठीक है, कॉस 0 1 होता है, और ये कॉस की बड़ी से बड़ी कीमत है। तो ए बी जो जवाब आ रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट है। तो ए डॉट बी क्या होता है बेटा? ए बी के बराबर होता है व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अब बताओ आई डॉट आई क्या होगा? आई डॉट आई, आई डॉट आई बोलो। आई का मैग्नीट्यूड, आई का 1. कॉज ऑफ 0 1 हो, सारे 1 हो गए तीनों। इसी तरह जे डॉट ये भी 1 होंगे। तो तरतीब से मैंने लिख दिया आखिरी लाइन। जब वेक्टर सेम होते हैं, जैसे आई और आई, या जे और जे, देखो ये जे है ना बेटा, ये भी जे है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, अलग अलग कैसे हो गए? तो पैरेलल हो। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो, दोनों चीजें बराबर। तो हलीमा बताओ आई डॉट आई कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज ए डॉट Sir, बी? I का मैग्नीट्यूड शाबाश, फिर आई, और I का मैग्नीट्यूड cos 0. शाबाश, वेरी गुड। ये बेटा आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं है ऐसे, वो बस डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये होता है, तो cos 0 1 हो जाता है। ये मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों होता है। तो जब भी ऐसा वास्तव खुल्लम खुला जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट के बहुत सारे वेक्टर्स का प्रोडक्ट, उसमें ये बातें दिमाग में रखनी पड़ेगी। अच्छा बेटा, अगर किसी वेक्टर को, जैसे आई डॉट आई का मतलब है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई का मतलब है किसी वेक्टर को अपने आप से ज़रब दे दो,
सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, नीचे उसने फिर से लिखा है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब है, एक वेक्टर को अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना। तो जाहिर है उसका दरमियानी ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच वाला एंगल क्या होता है, थीटा क्या होता है बेटा, 0 होता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेम टू वेक्टर्स, ए वेक्टर बनाए फिर ए वेक्टर बना दो। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उनका दरमियानी जाविया 0 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों को एक लाइन के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेक्टर्स को उठा के जहां मर्जी रिप्रेजेंट कर दो, एक पॉइंट में बेशक रिप्रेजेंट कर दो। तो ये बातें आपको बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए। अगर जहन में कोई डाउट हो तो मुझसे आपने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे थीटा का 0 लगा देना है, ए का मैग्नीट्यूड 0, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। देखो जवाब आपकी बुक में इतना लिखा हुआ है, ये मैंने ये लाइन आपके लिए फालतू लिख दी है क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट निकल आता है। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है ए डॉट, ये लिखा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों तरफ का अंडर रूट ले ले, ये अंडर रूट ले लिए, नीले रंग का लिखा हुआ, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला था। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है बेटा। देखो अगर सिर्फ एक वेक्टर दिया हो, कोई बंदा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या जवाब है इसका, हामिद क्या जवाब है? अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? ए ये लिखा है सामने, ए डॉट ए अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट ए। बस तुम लोगों को बेटा ये बात समझनी चाहिए, दो वेक्टर अगर एक सिर्फ एक वेक्टर दिया हुआ है, ये बहुत हायर स्टडीज में यूज होता है ज्यादा। इफ अ सिंगल वेक्टर इज गिवन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट? हम कहते हैं ए डॉट ए का अंडर रूट। ये एमसीक्यूज में भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, मगर आपकी बुक में ये दिया हुआ ही दिए, जबकि ये चीज आ गई है यहाँ पे। ये देखो ये चीज आ गई, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तक तो पहुंच के अंडर रूट ले लो। ये बात पक्की याद रखिए। अब वो चीज आ गई जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सवालों में बहुत इस्तेमाल होगी, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगी। कह रहे हैं अगर एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट दिए हो, ये इसके 3 कंपोनेंट है, ये इसका एक हिस्सा है, जैसे कंपोनेंट बनाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर स्पेस हो, तीनों डायरेक्शंस हो, आई जे के, उसको स्पेस कह देते हैं। किसी एक वेक्टर को जितने कंपोनेंट में मर्जी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जेड 3 कंपोनेंट्स है। इसी तरह बी के 3 कंपोनेंट्स। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ हमें क्या होगा? इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये मैंने लिखा भी हुआ नीचे, ए डॉट बी बराबर है, बीच में ये डॉट डाला हुआ है। कैसे ब्रैकेट खोलते हैं, ये पूरी की पूरी रकम को उठाते हैं, जैसे इसको उठा लिया मैंने, ये उठा लिया, मगर बीच में डॉट जरूर डालें। यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं लिख के दिखाता हूँ। ये लिखना बड़ा जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे बेटा यही रैब हो गया था, उसने कहा ये पता नहीं क्या इन्होंने सिलेक्ट किया है, इसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। तुमने मुझे इससे ना बताना जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, बताओ। जब देखो बच्चों, ये ए एक्स आई लिखा है, ये तीनों से ज़रब खाएगा। कैसे ज़रब खाएगा? ऐसे ज़रब खाएगा। कंट्रोल हुई, ये पहली रकम आ गई, बीच में डॉट डालने से, डॉट, ये देखो ये दूसरी रकम आ गई है। तीनों से ज़रब खाएगा, एक ए एक्स आई एड, ऐसे। अब कोई बच्चा बताए इसको हल करे तो क्या जवाब आता है? ये तो नंबर है, जैसे 3 है, ये 4 है, ये आम ज़रब खा जाएंगे। इसको पता कैसे लिख सकते, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इज इक्वल टू, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं। ये मैं आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ लिख कैसे सकते। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें है ना चूंकि, तो ये बी एक्स को यहाँ से रैप करा देते हैं, ये नंबर है, कंट्रोल एक्स कर देते हैं, इसको शुरू में लिख देते हैं,
जो नंबर होते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होती उनको बाहर करके लिख सकते हैं ब्रैकेट के। ये देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुत जबरदस्त लिखा गया बेटा। अलीमा देखो ऐसे जरब देते, जो आम नंबर होते हैं बगैर डायरेक्शन वाले उनको शुरू में लिख लेते हैं। आई डॉट आई, सालिया बताओ आई डॉट आई क्या होता है? 1 वाह भाई वाह, तुम लोग तो बड़े सियाने बच्चे हो। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ये पक्का लिखा रहेगा यहाँ पे कि ये 1 हो गया और ए एक्स और बी एक्स रहेगा, ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू 1 पूरा लिख देते, ए एक्स इंटू बी एक्स और ब्रैकेट में लिख देते 1 ताकि पता रहे कि 1 आ गया, इसलिए ए एक्स इंटू बी एक्स आ जाता है। सही है बेटा, इसलिए हम कहते हैं कि इसका जवाब, इसको नीचे लिख देते हैं, ज्यादा लंबा काम हो गया। इसका जवाब आ गया ए एक्स इंटू बी एक्स। अब बेटा बताओ इससे अगली टर्म कौन सी ज़रब खाएगी? सालिया बताओ, ए एक्स आई एट पहले बी एक्स आई एट से ज़रब कहा गया, अब ए एक्स आई एट किससे ज़रब खाएगा? बी वाई जे एट से। बोलो, ए एक्स आई एट मल्टीप्लाइड बाई बी वाई जे एट। अब बताना है, सालिया ने बताना है आई डॉट जे क्या होता है? बोलो बेटा। ए 0 जीरो, वाह 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 वाह, आई और जे मिश्री परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए ये 0 हो जाता है। वाह वाह वाह, तो आपने बहुत अच्छा बताया बेटा। तो ए एक्स बी वाई या लिख लेते हैं, इंटू 0 भी लिख देते हैं ऐसे। वाह भाई वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, ये तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू ब्रैकेट, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, पक्का लिख देगा ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को आती नहीं है बातें। अच्छा बेटा, ए एक्स इंटू बी वाई क्या हो जाएगा बताओ? बोलो। 0 हो जाएगा, शाबाश। ये मैं आपको तजर्बे के लिए बता रहा हूँ, आपने ब्रैकेट खोल के बता दी है पूरी। ये बहुत, इसमें साइज बड़ा है, गैप भी बहुत है, इसलिए इसको यहाँ से गैप कम कर दे रहे हैं। ये देखो गैप कम हो के, तो बाकी तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सारे बच्चों को बहुत अच्छा आना चाहिए। हलीबा बेटा बताओ, ए एक्स आई एट जब दोनों एक्स कंपोनेंट ज़रब खाते तो उसका जवाब आई डॉट आई चूंकि उसमें आता है वो 1 हो जाता है, तो ए एक्स बी एक्स रह जाता है। ठीक है, Yes. तो वी आर नाउ इन द पोजीशन टू ओपन अप द ब्रैकेट। अब बारी बारी दोनों ने खोल के बता दिए। ए एक्स आई हेड से हलीमा ने ज़रब दे दी, ए एक्स आई हेड से बेटा, ए एक्स आई हेड से डॉट बीच पे लिखा है, पहली टर्म को ज़रब दे दिए, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, बताओ क्या आएगा? ए एक्स आई हेड डॉट बी एक्स आई हेड क्या होता है? 1 B AX BX. वाह 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 वाह, देखो ये लिखा है मैंने, ये तुम बहुत कमाल का पढ़ रही हो बेटा, ये तो बच्चों को सिखाते ही नहीं है। ए एक्स आई हेड जब अगली टर्म से ज़रब खाता है तो ए एक्स 0. 0, जब तीसरी टर्म से ज़रब खाता है फिर 0। देखो सिर्फ ए एक्स बी एक्स आता है, जब इस तीनों को ज़रब देते हैं तो आई डॉट आई वाला ज़रब रह जाता है। इसी तरह ए वाई जे, जब ए वाई जे बी वाई जे से ज़रब खाता है तो जे डॉट जे 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है, इसलिए ए वाई बी वाई रह जाता है, बाकी सारे 0। ए जेड के है ना इसमें,
के वाली रकम से जब ज़रब खाता है तो AZ इंटू BZ, बस ये जवाब। इसमें कोई IJ के नहीं आता। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में बहुत सारी सॉल्व एग्जांपल्स हैं जिस पर ये हुआ है, और ये बहुत अच्छा आना चाहिए कि ये तो डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला यूज होता है। एक्स कंपोनेंट एक्स से ज़रब खाता है, वाई कंपोनेंट वाई से ज़रब खाता है, जेड कंपोनेंट जेड से ज़रब खाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, आई डॉट आई वन हो जाता है, जे डॉट जे वन, जे डॉट के भी वन। बहुत ज़रूरी बात है बेटा, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसको मैं इस पे रंग भर देता हूँ, रंग, ताकि आपको ख्याल रहे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बेटा कहते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, आखिरी है ये। एंगल तो सबसे पहली डेफिनेशन में भी आ रहा था, बस वैसे ही निकालना है। जैसे हमें पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। हामिद, ये मैंने अभी पेस्ट कर देना है ग्रुप वाले उस पे फोल्डर पे, तो ये आपने ना आज अपनी कॉपी पे नोट करना है, इसको तैयार करना है। सही है कि मैंने पूरे जितने आज आपने पेजेस पढ़े ना सारे पेस्ट कर देते ताकि आपके नोट्स बनते जाए। यहाँ से बेटा कॉस थीटा वाली रकम को यहाँ पहले लिख लेना, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी को दूसरी साइड पे लिख लेना, ए बी को नीचे ले जाना। ये फार्मूला है सर, दिस इज द एक्चुअल फार्मूला। देख लो बेटा, देख लो। What is the angle between the two vector? Cos theta is equal to a dot b over ab cos theta. वैसे भी a dot b को खोले, ab cos theta ही आता है, ab से ab कट जाता है, cos theta रह जाता है। जो आइडिया मर्जी लगा लो, लेकिन उसके साथ में नीचे का रिजल्ट भी लिखा हुआ है। अगर दो वेक्टर्स के तीनों कंपोनेंट्स गिवन हो, जैसे ये गिवन है तीनों का, तो आपको पता होना चाहिए कि a डॉट b तो हमने अभी निकाला है, a डॉट b ये होता है, देखो बटे के ऊपर ये आ जाएगा, ये ए डॉट बी अभी अभी हमने डिस्कस किया है। क्या देखो बेटा बच्चों, ये ऐसे ज़रब खाते हैं ऊपर नीचे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड। ये नहीं लिख रही होती बीच वाली लाइन, जब फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, ये बीच वाली लाइन नहीं लिख रही होती। नो नीड ऑफ राइटिंग डाउन, स्ट्रेट वे वी राइट डाउन दिस रिजल्ट। ये हमें पता होना चाहिए कैसे आता है। फिर बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तीनों को कंपोनेंट को स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड होता है ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ भी तो आपने याद करना, आपने पढ़ा हुआ नहीं है। किसी वेक्टर के अगर तीनों कंपोनेंट्स पता हो, आई जे के को छोड़कर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर अंडर रूट, ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, खत्म, दैट्स ऑल। अब मुझे आप पूछिए बेटा मुश्किल है कोई बात तो, ये तुमने बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा है और एक दिन में पढ़ा है। ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट का आपने पढ़ा है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है, फिर आपने फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ी है, फिर आपने उनकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। इम्तिहान में बहुत आता है। इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट का सब कुछ है, वो इससे भी ज्यादा है। तो इसमें कोई मुश्किल है तो बेटा पूछो जल्दी से, आपने बहुत डिटेल पढ़ा है, वेरी डिटेल। बोलो, चलो कल पढ़ के आना ना, जो मुश्किल होगा कल आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।